हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चूँकि यह शिक्षा पर आधारित वीडियो है इसलिए भगा कर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। गणित है, एक भी टॉपिक आपका छूट जाएगा तो गणित बनाने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले इसका हिस्सा है अनुक्रम। समानांतर श्रेणी का एक परिभाषा है अनुक्रम। यह अनुक्रम जानना बहुत ज़रूरी है। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्याएं ज्ञात हो जाए तो हम कहेंगे कि संख्याएं अनुक्रम में है। कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखा जाए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 60, 55, 50, 45, डॉट डॉट डॉट। इस तरह का एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसमें देखा जाए परिभाषा के हिसाब से कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्याएं ज्ञात हो जाए तो हम कहेंगे कि संख्याएं अनुक्रम में हैं। जैसे 60 है, 60 के बाद 55 है, 55 के बाद 50, 50 के बाद 45। इसके बाद अगर पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी तो आप आसानी से कह सकेंगे कि इसके बाद 40 होगी, उसके बाद 35 होगी। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि बाद की संख्या पहले के संख्या से 5 कम है, यानी कि पहले के संख्या में 5 अगर घटा दिया जाए तो उसके बाद की संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे 60 पहली संख्या है, इसमें अगर 5 घटा दिया जाए तो 55 आ जाएगा, फिर 55 में 5 घटा दिया जाए तो 50 आ जाएगा। इस तरह ये एक नियम का पालन हो रहा है कि अगली संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या होगा, करना होगा कि 5 घटाना होगा। ठीक उसके बाद देखिए कि दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है 1, 2, 4, 8, 16। यदि आपसे पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी तो आप आसानी से कह सकते हैं 16 दूनी 32। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगली संख्या पिछली संख्या की दुगुनी है, यानी कि 1 का दुगुना 2 एकम 2, फिर 2 का दुगुना 2 दूनी 4, फिर 4 का दुगुना 4 दूनी 8, फिर 8 का दुगुना 8 दूनी 16। तो 16 के बाद क्या होगा, 16 दूनी 32। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन संख्याओं में एक नियम का पालन हो रहा है। दूसरे में क्या पालन हो रहा है कि बाद की संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला देखिए एक और एग्जाम्पल दिया गया है -5, -2, -1, 4 डॉट डॉट डॉट। अगर इसके बाद पूछा जाए कि इसके बाद क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि 7 होगा, उसके बाद 10 होगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि बाद की संख्या पहले के संख्या से 3 ज़्यादा है, यानी कि इसके बाद याद करने के लिए -5 है, इसमें +3 जोड़ दिए तो आ गया -2, फिर -2 में +3 जोड़ देंगे तो 1, फिर 1 में 3 जोड़े हैं तो 4, फिर 4 में 3 जोड़ देंगे तो अगली संख्या 7 आ जाएगा। 4 के बाद 7, फिर 7 के बाद अगर पूछा जाए कि क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि 7, 3, 10। इस तरह हम देखते हैं कि कई संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाए कि उसमें किसी नियम का पालन हो रहा हो और उसके आधार पर हम लोग अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये संख्याओं का जो समूह है वह एक अनुक्रम में है। इस तरह का एक और एग्जाम्पल दिया है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि ये विषम संख्या है, 2 2 करके आगे बढ़ रहा है। तो 1 के बाद 2 में जोड़े, 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 होता है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9। तो हम लोग बता सकते हैं कि 7 के बाद 9 होगा। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अनुक्रम। जब भी कोई समानांतर श्रेणी का परिभाषा देना है तो उसमें अनुक्रम जानना है। अगर अनुक्रम का पालन हो रहा है तभी समानांतर क्रम का परिभाषा दिया जा सकता है। तो कई संख्याओं को एक के बाद एक लिखने में यदि किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्याएं ज्ञात हो जाए तो हम कहेंगे कि संख्याएं अनुक्रम में है, अन्यथा संख्याएं अनुक्रम में नहीं होगी। अब समानांतर श्रेणी का परिभाषा क्या है? समानांतर श्रेणी का परिभाषा देखने के लिए देखिए दिखाया गया है कि संख्याओं का अनुक्रम A1, A2, A3, A4, मानी पहली संख्या A1, दूसरी संख्या A2, तीसरी संख्या A3, चौथी संख्या A4 इस प्रकार हो कि A2 - A1 यानी कि बाद की संख्या में से पहले की संख्या घटा दिया जाए, A बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर इसी क्रम में आगे चल करके एक अचर राशि आ जाए। अर्थात कोई संख्या घटाओ पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर राशि पूरे अनुक्रम के लिए हो तो अनुक्रम को समानांतर श्रेणी में कहा जाता है। और उक्त अचर राशि माने जो कांस्टेंट पद है, कांस्टेंट टर्म है, को सार्व अंतर या पदांतर अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है।
फिर से एक बार सुनिए, संख्याओं का अनुक्रम a1 a2 a3 a4 डॉट 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 यदि इस प्रकार हो कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू अचर राशि, अर्थात कोई संख्या घटाओ पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर राशि, तो अनुक्रम को समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहा जाता है, और उक्त अचर राशि को सार्व अंतर या पदांतर इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अब इसका भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या देखते हैं कि 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, दूसरी हम पढ़े हैं a2 माइनस a1, a2 8 a1 5, तो 8 घटाओ 5, अगर देखा जाए तो 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3, फिर 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, फिर 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी संख्याओं के लिए क्या देख रहे हैं कि देखते हैं हम लोग कि कोई संख्या में से जब पूर्ववर्ती संख्या घटा देते हैं तो सबके लिए समान आता है 3 3 3, तो हम कहेंगे कि यह अनुक्रम समानांतर श्रेणी में है। यहाँ भी हम देखते हैं कि 10, 6, 2, -2, -6 इत्यादि में देख रहे हैं कि 6 में से 10 घटाएंगे, 6 माइनस 10 इज इक्वल टू -4, फिर 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, -2 और माइनस क्या लेना है 2, तो माइनस माइनस दोनों माइनस है इसलिए जोड़ देंगे, 2 और 2 -4। इसी प्रकार -2 -6 -2 देखते हैं तो -6 माइनस +2, 6 में से 2 घटाएंगे तो -4। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अनुक्रम में भी 10 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद -2 -6 है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि अगली संख्या क्या होगी तो हम -6 में क्या करेंगे कि जोड़ देंगे -4, -6 -4 बराबर -10, यानी कि अगली संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और इनमें क्या है कि पदांतर सभी के लिए समान है, दो संख्याओं का अंतर सभी पूरे श्रेणी के लिए समानांतर है, इसलिए यह श्रेणी समानांतर श्रेणी है। लेकिन हम अगर इससे पहले अगर देखा जाए कि ये दोगुना दूसरा नंबर उदाहरण 1, 2, 4, 8, 16, इसमें देखेंगे कि यहाँ अनुक्रम तो है किंतु यह समानांतर श्रेणी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, यहाँ सब अलग अलग मान आता है। तो अनुक्रम में होते हुए भी अगली संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनुक्रम में है लेकिन यह समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या में से पूर्ववर्ती संख्या घटाने पर क्या है अलग अलग संख्याएं आ रही है, कोई निश्चित संख्या अचर राशि नहीं आ रहा है। इसलिए 1, 2, 4, 8, 16 अनुक्रम तो है किंतु समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई अनुक्रम दिया हुआ है और पूछता है कि क्या समानांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम लोग इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ A1 A2 A3 नहीं मान करके अक्सर आप किताब में देखेंगे कि प्रथम पद को T1, दूसरे पद को T2, तीसरे पद को T3, चौथे पद को T4 आदि से डिनोट किया जाता है। अगर उस तरह का कोई दिया है तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1 ज्ञात करेंगे, T2 माइनस T1, फिर T3 माइनस T2 ज्ञात करेंगे, T4 माइनस T3 ज्ञात करेंगे। अगर पूरे अनुक्रम के लिए यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म आता है, अचर राशि आ रहा है, कोई एक ही मान आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये समानांतर श्रेणी में है, और अगर बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे कि समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताइए कि अनुक्रम ये दिया गया अनुक्रम में समानांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब जो है अगला चीज है समानांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। इसका परिभाषा जानिए कि समानांतर श्रेणी को nवें पद को, इस समानांतर श्रेणी के nवें पद को व्यापक पद कहा जाता है। कोई भी nवां पद निकालेंगे, जैसे पहला पद है T1, दूसरा पद T2, तीसरा पद T3, तो nवां पद Tn होगा। तो किसी समानांतर श्रेणी के nवें पद को श्रेणी का व्यापक पद कहा जाता है और इसे संकेत में Tn द्वारा निरूपित किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई श्रेणी दिया हुआ है, कोई समानांतर श्रेणी का व्यापक पद दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछाएगा कि समानांतर श्रेणी का व्यापक पद ये दिया हुआ है, तो इस श्रेणी का तो श्रेणी को ज्ञात करें। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाएगा
कि इसकी श्रेणी का 8वां 10वां या 20वां या 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि व्यापक पद Tn दिया हुआ है, समानांतर श्रेणी का व्यापक पद Tn बराबर 4n-2। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यह इस समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है, और श्रेणी का जौन सा पद 10वां पद 12वां पद अगर पूछता है तो हम लोगों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो इसके लिए हम लोगों को करना है प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद निकालेंगे। इसके लिए n के जगह पर क्रमशः 1 2 3 4 डॉट 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 आदि ले लेंगे और मान को बारी बारी से बैठाएंगे। प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद ज्ञात करेंगे। अगर ज्ञात हो जाएगा तो उससे श्रेणी लिख सकते हैं। और अगला पद जैसे हम लोग चूंकि व्यापक पद Tn बराबर दिया हुआ है 4n-2, इसलिए श्रेणी का समानांतर श्रेणी का प्रथम पद T1 निकालेंगे। 4 × n के जगह 1 बैठाएंगे -2, 4 × 4 घटाव 2 बराबर 2। इसी तरह समानांतर श्रेणी का द्वितीय पद T2 ज्ञात करेंगे। T2 बराबर क्या हो जाएगा 4 × n के जगह इसी में बैठाएंगे 2 -2, तो 4 2 8 -2, तो 8 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6। इस तरह समानांतर श्रेणी का तृतीय पद T3 बराबर 4 × अब n की जगह 3 बैठाएंगे -2, 4 3 12 घटाव 2 बराबर 10। फिर समानांतर श्रेणी का चौथा पद T4 बराबर हम लिख दे रहे हैं 4 × 4 -2, 4 चौके 16 घटाव 2 बराबर 16 घटाव 2 बराबर 14। इस प्रकार हम लोग देखते हैं T1 T2 T3 निकल गया। इसलिए अभीष्ट समानांतर श्रेणी बराबर पहला पद क्या था 2, उसके बाद वाला पद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14 डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी क्या हो गया। अब इसी में आपसे पूछ लेगा कि तो फिर 10वां पद क्या होगा, तो इसलिए समांतर श्रेणी का nवां पद Tn मालूम था आपको कितना 4n-2, इसलिए समानांतर श्रेणी का 10वां पद T10 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 10-2, 10 चौके 40 घटाव 2 बराबर 38। इस प्रकार अगर जनरल टर्म दिया हो तो श्रेणी का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद याद कर लिया जाएगा और उससे समानांतर श्रेणी लिख सकते हैं। 10वां 20वां 50वां 100वां जो पद बोलेगा उसमें सामान्य जनरल टर्म में समानांतर श्रेणी का nवां पद में उसकी जगह पर 10वां पूछे तो इनकी जगह 10 बैठा दिए, 100वां पूछे तो इनकी जगह 100 बैठा करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि समानांतर श्रेणी का परिभाषा कि संख्याओं का अनुक्रम A1 A2 A3 A4 यदि इस प्रकार हो कि A2 - A1 A3 - A2 बराबर A4 - A3 सभी बराबर है, बराबर अचर पद यानी कोई अचर राशि है, अर्थात कोई संख्या घटाव पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर राशि, तो अनुक्रम को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। और उक्त अचर राशि को क्या है सार्वअंतर या पदांतर यानी कि अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसके उदाहरण में हम लोग देखें कि 5, 8, 11, 14 एक समानांतर श्रेणी है जो अभी हम लोग ने पढ़ा है। अब एक बात है कि इस समानांतर श्रेणी को यदि उलट कर लिखा जाए, समानांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या भी समानांतर श्रेणी होगा। समानांतर श्रेणी को उलट कर लिखने पर, समानांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या भी क्या होगा समानांतर श्रेणी होगा। और इस श्रेणी का प्रथम पद अंतिम पद हो जाएगा और अंतिम पद प्रथम पद होगा। और सार्वअंतर जो नई श्रेणी है उसका सार्वअंतर बराबर
होगा, बदल जाएगा। इनके प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यानी कि नई श्रेणी का सार्वंतर बराबर प्रदत्त श्रेणी का सार्वंतर माइनस लगाते हैं। जैसे देखिए 5, 8, 11, 14 ये एक समानांतर श्रेणी है, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाले थे कि 8 माइनस 5 बराबर 3, 11 माइनस 8 बराबर 3, 14 माइनस 8 बराबर 3। तो यहाँ पर देखे थे कि प्रथम पद ए बराबर 5 है और सार्वंतर यानी कि पदांतर डी बराबर निकाल लिया हम लोग, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ आगे 3 आ गया। अगर इस श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि श्रेणी के पदों को समानांतर श्रेणी के पदों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त नई श्रेणी बराबर क्या होगा? तो अंतिम पद अगर 14 मान लेते हैं तो 14, 11, 8, 5, अब इसमें घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे -1, -4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखते हैं क्या है कि प्रथम पद अगर ए डैश मान दिया जाए तो 14 हो जाएगा और सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 14 बराबर -3, यानी कि नई श्रेणी का नई समानांतर श्रेणी का सार्वंतर बराबर माइनस प्रदत्त श्रेणी का सार्वंतर, प्रदत्त श्रेणी का सार्वंतर, यही हो रहा है। यानी कि पहले अगर सार्वंतर +3 था तो इस बार सार्वंतर नई श्रेणी का सार्वंतर -3 हो गया। 3 ही है, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। अब अगला टॉपिक है कि प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद ज्ञात करना। माने प्रथम पद मालूम हो, सार्वंतर मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो, सार्वंतर मालूम हो, तो व्यापक पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो फाइंड द general term when the first term and common difference are known. माना कि समानांतर श्रेणी का पहला पद T1 बराबर A और सार्वंतर D, तो समानांतर श्रेणी का परिभाषा से हम लोग लिखेंगे, यानी कि प्रथम पद T1 बराबर A हो और सार्वंतर बराबर D हो, तो समानांतर श्रेणी के परिभाषा से, समांतर श्रेणी के परिभाषा से क्या है? हम लोग पढ़े हैं T2 माइनस T1 बराबर D, T3 माइनस T2 बराबर D, T4 माइनस T3 बराबर D डॉट 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 n माइनस 1 बराबर D। क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात रहने पर व्यापक पद का फॉर्मूला हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? व्यापक पद को हम लोग Tn कहे थे। तो आप देखिए यहाँ T2 है, आइए -T2 है तो ये इससे कट जाएगा, T3 से T3 कट जाएगा, T4 से यहाँ T4 जरूर होगा तो ये T4 कट जाएगा। उसी तरह Tn-1 से यहाँ Tn-1 होगा, ये भी कट जाएगा। इसको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर बचेगा -T1 -T1
बच जाएगा प्लस Tn बराबर, यहाँ देखिए ये डी है, अगर 3 को यहाँ लास्ट में 3 लिखा गया है तो 3 लिखा गया है तो 1 2 3 3D हो जा रहा है। अगर यहाँ 2 लिखा जाए तो यहाँ इन दोनों को जोड़ा जाए तो 2D हो जाएगा। अगर आगे बढ़ जाइएगा, अगर T4 माइनस T4 होता तो ये T4 से T4 कट गया तो ये 5वां है, यहाँ पर T4 लिखा था तो यहाँ पर D जोड़ेंगे 1 2 3 4 तो क्या हो गया 4 गुने D 4D हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ अंतिम क्या है n-1 है, इसलिए इस डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। समझ में रहे क्या हम बोले कि देखिए यहाँ पर T2 लिखा हुआ है T2, तो यहाँ इस लाइन में जोड़ेंगे तो ए को डी है, ए को डी 2D हो रहा है। अगर यहाँ पर देखिए T3 लिखा हुआ है तो T3 लिखा हुआ है तो यहाँ अगर जोड़ा जाए तो 1 2 3 3D हो जा रहा है, 3D हो जा रहा है। जहाँ 4 लिखा जाए चौथा लाइन 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखा गया है, चौथा लाइन में T4 लिखा गया है जो कटा हुआ है, तो आप यहाँ पर यहाँ ऐड करते हैं तो 1 2 3 4 4D हो रहा है, तो जोड़ने से 4D है, 4 इंटू डी बराबर 4D। इसी तरह लास्ट में यहाँ पर इसके लास्ट में क्या देख रहे हैं T इंटू n-1 है, यानी n-1वां टर्म है, इसलिए n-1 में d से गुना करेंगे तो n-1 इंटू डी। अब ये माइनस T1 उधर जाएगा तो क्या होगा Tn बराबर माइनस T1 उधर जाएगा तो प्लस T1 प्लस n-1 इंटू डी। चूंकि T1 बराबर क्या दिया है, a पहले लिख दिया गया T1 बराबर a, तो इसमें बैठा दीजिएगा तो Tn इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको मिल गया कि प्रथम पद मालूम हो और सार्वंतर प्रथम पद T1 बराबर a हो, सार्वंतर d हो, तो उस श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यह बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे मैथ बनेंगे। प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया है, तो 5वां पद 10वां पद 20वां पद निकालिए, उल्टे क्रम में लिखने पर अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्वेश्चन का भी वीडियो बना करके और डाल देंगे, आप कमेंट में लिखिए, उसी क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा जहां आपको प्रॉब्लम होगा। ये क्या हम लोग ज्ञात किए हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होने पर क्या है समानांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। अब अगला टॉपिक है समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं, जैसे पहला पद a1 था, पहला पद a था, दूसरा पद क्या हो जाएगा तो a प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। इस तरह इसका व्यापक पद हो जाएगा। समानांतर श्रेणी का व्यापक पद a प्लस डी a प्लस 2d समानांतर श्रेणी में व्यापक पद कहलाएगा। इनके पहला पद T1 बराबर a हो जाएगा, T2 बराबर a प्लस डी हो जाएगा, T3 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा, T4 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा। इस तरह बढ़ते चला जाएगा, व्यापक पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर परीक्षा में इसके आधार पर अगर हम लोग मैथ बनाएंगे तो समीकरण को सोल्व करने में कठिनाई होगी। इसलिए क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर समानांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात कीजिए, अगर दिया रहे समानांतर श्रेणी के 4 पदों को ज्ञात कीजिए, तब उसके लिए हम लोग a प्लस डी a प्लस 2d नहीं मानेंगे, बल्कि समानांतर श्रेणी के 3 पदों के लिए समानांतर श्रेणी के 3 पद ज्ञात करने को कहे, ज्ञात करने को प्रश्न में कहा जाए तो क्या मानते हैं जानते हैं, अपने सुविधा के लिए मानेंगे हम लोग अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन हल करने के लिए नोट समझिए, नोट है इंपोर्टेंट बात। प्रश्न में अगर आएगा 3 पदों को हल करें, दिया और रहेगा कोई दो रिलेशन कि 3 पदों का योग समानांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 50 है और उनका गुणनफल 570 है, तो आप उस समानांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए, समानांतर श्रेणी के तीनों पद को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, a प्लस डी और a प्लस 2d नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसा मानने पर समीकरण जटिल हो जाएगा। इसी प्रकार समानांतर श्रेणी का के 4 पद ज्ञात करने को प्रश्न में कहा जाए तो क्या मानेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा अल्फा माइनस 3 बीटा अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा पहला पद हो गया, अल्फा माइनस बीटा दूसरा पद हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तीसरा पद हो जाएगा और अंतिम पद हो जाएगा चौथा पद अल्फा प्लस 3 बीटा।
यानी कि 4 पदों को ज्ञात करने का पर प्रश्न आधारित हो तो हम लोग मानेंगे कि 4 पद समानांतर श्रेणी के 4 पद अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा है। इसी प्रकार अगर समानांतर श्रेणी के 5 पदों को पूछा जाए प्रश्न में, 5 पद ज्ञात करने को प्रश्न में कहा जाए तो हम लोग क्या मानेंगे, अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये 5 पद हो गया, 1 2 3 4 5। और अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस 2 बीटा। ये मैथ जब पूछेगा तो उसमें पूछेंगे। उसके बाद अंतिम एक और है परिभाषा कि समांतर माध्य, जब तीन राशियां समानांतर श्रेणी में हो, जब 3 राशियां समानांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों के समानांतर माध्य कहलाता है। समांतर माध्य क्या बताया गया, अर्थमेटिक मीन, इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बोले क्या कहेंगे कि जब 3 राशियां समानांतर श्रेणी में हो तो बीच की राशि शेष दोनों राशियों के समानांतर माध्य कहलाता है। अर्थात यदि ए कॉमा बी ये 3 राशियां हैं, किसी समानांतर श्रेणी के 3 राशि है, तो ये बीच वाला राशि माध्य ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी बटा ये फॉर्मूला से। क्यों, ये कहीं और से नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इसी पर निकला है। तो T2 क्या है, ए है, माइनस T1 क्या है, स्मॉल ए, फिर T3 क्या है, बी, माइनस T2 क्या है, कैपिटल ए। कैपिटल ए ज्यों का त्यों उतारे, माइनस से इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस ए, माइनस ए, स्मॉल माइनस ए उधर लाएंगे तो प्लस ए और प्लस बी। ए और ए मिला करके 2a बराबर ए प्लस बी, इसलिए a इजकल टू ए प्लस बी बटा 2। ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर समानांतर श्रेणी का माध्य पद ज्ञात करने के लिए कहे या कुछ समानांतर श्रेणी दिया है और उसमें से कोई जगह खाली है, खाली स्थान को भरने के लिए, तो इस सूत्र पर हम लोग फॉर्मूला पर मैथ बना सकते हैं। तो ये जो है पूरा समानांतर श्रेणी का जो चैप्टर है क्लास 10th का, उसका पूरा नॉलेज है। अब इसके बाद अगले वीडियो में प्रश्न बनाकर कुछ भेजा जाएगा और फिर आप लोग अगर कमेंट में लिखेंगे जिस प्रश्न को पूछेंगे उसका वीडियो बना करके मैं भेज दूंगा। बस वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरी इच्छा बनी रहे।